हाय स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेनली बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, दैट इज अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए हमारे पास जो बायो मालिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट दिस इज मोस्टली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल इन नेचर दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करते हैं, तो जब हम इस कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में फर्दर जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो इसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे हमारे पास मोनोमर्स बन जाते हैं। यही मोनोमर जो कि मेनली ग्लूकोज है, तो ये क्या होते हैं, ये ब्लड के थ्रू सेल में इंटर हो जाते हैं, तो फिर ये ग्लूकोज इसकी ब्रेकडाउन होती है थ्रू कॉमन पाथवे दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो इसी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इस ग्लूकोज को क्या होती है, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब देखिए ये कार्बोहाइड्रेट दिस इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली थ्रू ग्लाइकोलिसिस इससे एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है और ये एटीपी नॉर्मली हमारी बॉडी के फंक्शन में और जो अदर पाथवे है इसको भी एटीपी की या एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एटीपी फिर उस पाथवे में भी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मली व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तब देखिए हम स्टार्ट लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की टर्मिनोलॉजी से। तब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये नॉर्मली हमारे पास टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। तब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास ग्लाइकस है जो कि मेनली रिप्रेजेंट करता है स्वीट या शुगर को, जबकि हमारे पास लाइसिस ये रिप्रेजेंट करता है स्प्लिटिंग आर डिसोल्यूशन, यानी किसी चीज़ यानी हमारे पास मेनली ये जो स्वीट है या शुगर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है, मेनली फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तब देखिए हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये स्वीट है, तो ये स्वीट को आप देखिए ये इस प्रोसेस में अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये स्वीट की क्या होती है, ब्रेकडाउन स्प्लिटिंग होती है और हमारे पास पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड हमें देता है। नॉर्मली ये जो स्वीट है ये हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। अब देखिए जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, तो ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जो कि मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट है। तो इसी तरह से नॉर्मली इसका ये टर्म का मीनिंग ये है कि हमारे पास ये जो नॉर्मली हेक्सोस है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है 3 कार्बन कंपाउंड में और इसी ब्रेकडाउन के दरमियान हमारे पास क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोलिसिस। अब हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में क्या है। नॉर्मली ये ग्लाइकोलिसिस हमारे पास 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसमें होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तब देखें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है इसमें हमारे पास 10th रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की रिजल्ट में क्या होता है, ये जो नॉर्मली ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है तो ये क्या होता है, इसकी कन्वर्जन हो जाती है। नॉर्मली ये जो 6 कार्बन कंपाउंड जो मैंने यहाँ पर भी बात की, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जो कि नॉर्मली पायरोवेट या लैक्टेट है और इसी कन्वर्जन के साथ हमारे पास एटीपी की भी सिंथेसिस हो जाती है जो कि नॉर्मली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, a sequence of reaction converting glucose or glycogen into pyruvate or lactate with the production of ATP. This series of reaction this is called as glycolysis. तब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसका अल्टरनेटिव टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तब देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है, नॉर्मली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है 3 कार्बन कंपाउंड में और इसी के साथ हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो नॉर्मली ये ग्लाइकोलिसिस है। तब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से नॉर्मली ग्लूकोज की सिंथेसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है यानी प्रोडक्शन हो जाती है। नॉर्मली जब ये ग्लूकोज ये नॉर्मली बनता है हमारे पास लैक्टेट, ये ग्लूकोज ये बनता है नॉर्मली नॉन कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज बनता है, जैसे हमारे पास लैक्टेट है, लैक्टेट इसी से भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाती है या सिंथेसिस हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड भी एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल होकर हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म है ग्लाइकोलिसिस की। तब देखिए हमारे पास इस पाथवे में जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस पाथवे है तो इसमें नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं सबस्ट्रेट को हमारे पास है ग्लूकोज। तो व्हाट इज ग्लूकोज,
एक्चुअली वी हैव डिवाइड द कार्बोहाइड्रेट, हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारे पास डाइसेकेराइड है सेकेराइड, जबकि थर्ड कैटेगरी हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। ये क्लासिफिकेशन हमने की मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर यूनिट। मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, एक ही शुगर यूनिट होते हैं, तो ये ग्लूकोज क्या है, ये बिलोंग करता है द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज मेनली द मोनोसेकेराइड। सो ग्लूकोज इज एक्चुअली द मोनोसेकेराइड। अगर नेक्स्ट हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो नॉर्मली ये ग्लूकोज बना होता है हमारे पास ये 6 कार्बन कंपाउंड से बना होता है। नॉर्मली जो कंपाउंड 6 कार्बन से बना होता है उसे हम कहते हैं हेक्सोस। तो नॉर्मली ये जो हेक्सोस है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली 6 कार्बन होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इस ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। नाउ दिस ग्लूकोज इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्लड शुगर। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं ये ग्लूकोज, तो इस वजह से इसे कहते हैं ब्लड शुगर। तब देखिए ये जो हमारे पास कुछ सेल है, जैसे हमारे पास ब्रेन सेल है, तो मेनली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एक हावर में हमारे पास ये जो ब्रेन है ये 1 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, यानी मेनली सोर्स ऑफ द ब्रेन दैट इज ग्लूकोज। अब देखिए ये पाथवे को हम डिस्कस करते हैं एज ए इनिशियल सब्सट्रेट हम लेंगे ग्लूकोज को और इसी ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेनली रिलेटेड है ग्लाइकोलिसिस से। तो अब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल और सेंट्रल पाथवे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है, यानी एक लिविंग सेल है, तो नॉर्मली इसमें जो पाथवे पाई जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं यूनिवर्सल और सेंट्रल पाथवे। मीन दिस पाथवे इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। तब देखिए हम ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारे पास ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस नॉर्मली दिस इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, जो कि नॉर्मली 3 साइंटिस्ट ने इस ग्लाइकोलिसिस के ऊपर काम किया, तो इसी वजह से इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। नॉर्मली ये ईएमपी ये जो 3 लेटर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास 3 साइंटिस्ट ने इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे पर वर्क किया था, तो इस वजह से ये पाथवे ईएमएफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तब देखिए हमारे पास एक एम्बेडेंस है, मायरहोफ एंड फर्नस। ये 3 साइंटिस्ट ने मैं नॉर्मली इस पाथवे पर काम किया, तो इस वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। तब देखिए हमारे पास कुछ सेल है जो कि नॉर्मली wholly they are dependent on glycolysis, they does not have other pathways। हमारे पास क्रिप्स साइकिल है जो कि उधर पर क्या होते हैं, एटीपी की सिंथेसिस होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब देखिए हमारे पास कुछ सेल है जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, wholly they are dependent on glycolysis। तब देखिए हमारे पास आरबीसी, जिसमें ये जो सेल हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सेल नॉर्मली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये सेल क्या करते हैं, ये एटीपी के लिए डिपेंडेंट है ओनली ऑन ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो हमारे पास आरबीसी है, लेंस ऑफ द आई, कॉर्निया ऑफ आई, रेनल मेड्यूला, तो ये जो सेल है ये होली दे कैन सर्वाइव ओनली विद द ग्लाइकोलिसिस। अगर इसी एनर्जी इन सेल को एनर्जी चाहिए तो ये क्या करते हैं, थ्रू ग्लाइकोलिसिस ही ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं और ये एटीपी खुद की एक्टिविटी के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये सेल नॉर्मली दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन ग्लाइकोलिसिस। तब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये नॉर्मली अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं कि ये ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है ये किधर सेल में किस जगह पर ये होता है, तब देखिए हमारे पास अगर नॉर्मली बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये पाथवे प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पर ये ओकर होती है। तब देखिए साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि नॉर्मली साइटोसोल जिसे हम कहते हैं, तो अगर इम्पॉर्टेंट आपने यही रिमेंबर करना है कि साइटोप्लाज्म आ जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक पार्ट में फिर ये ग्लाइकोलिसिस होता है जो कि नॉर्मली साइटोसोल ये पार्ट है साइटोप्लाज्म का, इसमें ही ग्लाइकोलिसिस की ऑकरेंस हो जाती है। तब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर भी आप कह सकते हैं या हमारे पास साइलेंट फीचर भी कहते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आर द साइलेंट फीचर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट पॉइंट को देखें या फर्स्ट फीचर को आप देखें, हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है ऑकर इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, यानी जितनी भी हमारे पास सेल है तो ये सारी की सारी सेल में क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए,
ग्लाइकोलिसिस occur in the absence of oxygen or in the presence of oxygen। अब देखिए ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ऑकर हो जाती है। तो नॉर्मली इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इट इज एक्चुअली द कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन एज वेल एज फॉर द एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इस वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम भी देते हैं, जैसे कोर रिस्पायरेशन। Glycolysis, it is also known as core respiration और फंडामेंटल रेस्पायरेशन, क्योंकि नॉर्मली रेस्पायरेशन टू टाइप की है, एक हमारे पास एरोबिक है, दूसरा हमारे पास एनएरोबिक है। तो ये दोनों में कॉमन पाथवे है, तो इस वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को कोर रेस्पायरेशन और फंडामेंटल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। थर्ड फीचर को देखिए, इट इज ए मेजर पाथवे फॉर द एटीपी सिंथेसिस एंड टिश्यू लाइकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ये नॉर्मली एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक टिश्यू है, एक सेल है, उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये सेल इट इज मेनली डिपेंडेंट ओनली ऑन द ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर भी हमने बात की, ये जो हमारे पास आरबीसी है, लेंस ऑफ द आई है, कॉर्निया है, रेनल मेडुला है, तो ये क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली एब्सेंट है। तो ये सेल क्या करते हैं, ओनली दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्लाइकोलिसिस फॉर द एटीपी सिंथेसिस और फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। फोर्थ फीचर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के है। ग्लाइकोलिसिस इट इज एसेंशियल फॉर द ब्रेन विच डिपेंड ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो आप ब्रेन सेल को देखिए, तो ब्रेन सेल नॉर्मली दे आर होली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। तो ये हमने पहली भी ग्लूकोज के पॉइंट में भी कहा है कि ग्लूकोज क्या है, ये नॉर्मली ब्रेन डिपेंड करते हैं ओनली ऑन द ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज एक ही हावर में हमारे ब्रेन 1 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। तो दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। Now we will discuss here the type of the glycolysis। तो नॉर्मली ऑक्सीजन के मौजूदगी या इसके एब्सेंस में क्या होता है, अगर ग्लाइकोलिसिस होता है तो इस बेस पर हमने ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप बनाए हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो नॉर्मली अगर हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या है, ऐसा किस्म का ग्लाइकोलिसिस पाथवे या प्रोसेस जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक। एरोबिक मीन ऑक्सीजन। तो ऐसा किस्म के ग्लाइकोलिसिस जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। जबकि दूसरा हमारे पास है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एस द नेम इंडिकेट, जो कि नेम एन इट मीन नॉट। सो ऐसा किस्म का ग्लाइकोलिसिस जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो इस किस्म की ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में अगर होता है तो इसमें क्या होता है, इन प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये इन प्रोडक्ट जो बनता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में वो डिफरेंट है। तो उस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस किस्म की ग्लाइकोलिसिस के टाइप में बनता है। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी। तो अब हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस अगर ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है, एनएरोबिक कंडीशन में ये ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टेट बन जाते हैं। तब देखिए ये एनएरोबिक कंडीशन में क्या बना, लैक्टेट बना। अब देखिए हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस है, ये हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एरोबिक कंडीशन में ये ग्लाइकोलिसिस हुआ। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे प्रोडक्ट बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉरवर्ड दैट कंटेन इट इज एक्चुअली ए 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर ये ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक कंडीशन में हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, दैट इज मेनली अल्कोहल। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट है ये वेरी करता है दैट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तब देखिए हमारे पास मेनली ये 3 किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, लैक्टेट, पायरुवेट, इथेनॉल। ये दोनों हमारे पास ये जो मेनली फोकस करते हैं एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पायरुवेट के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। नॉर्मली वो पूछते हैं एरोबिक कंडीशन में, तो ये दैट इज मेनली द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट्स, व्हाइल इन द एनारोबिक कंडीशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इथेनॉल इज फॉर्med, इट इज मेनली एन अल्कोहल, व्हाइल anaerobic condition in our body that we an extensive exercise में क्या होते हैं, ये लैक्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तब देखिए ग्लाइकोलिसिस से यहाँ तक हमने 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से हमने 2 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। एक तो हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म के पार्ट साइटोसोल में होता है। दूसरा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का इन प्रोडक्ट एन एरोबिक कंडीशन में क्या बनता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। Now what are the phases of glycolysis?
जैसे हमने पहले भी बात की कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। मेनली इसमें 10 क्या है रिएक्शन या स्टेप इन्वॉल्व है। तो इस ग्लाइकोलिसिस को हमने डिवाइड किया है 2 फेजेस में। इस ग्लाइकोलिसिस इट इज़ एक्चुअली ए बाइफेजिक प्रोसेस। इट इज़ एक्चुअली बाइफेजिक प्रोसेस। बाइफेजिक मीन इट कंटेन 2 फेजेस। तो नॉर्मली ये ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। द फर्स्ट वन दैट इज प्रिपरेटरी फेज। अब देखिए व्हाट डज द प्रिपरेटरी मीन। अब देखिए हमारे पास ये प्रिपरेटरी फेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है ताकि इसकी ब्रेकडाउन हो जाए। तो नॉर्मली इस वजह से इस फेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। नेक्स्ट इसे है एक और नाम से भी हम जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तब देखिए यहाँ पर जितने भी रिएक्शन इस प्रिपरेटरी फेज में होता है तो इसमें नॉर्मली एटीपी की यूज़ हो जाती है। तो अब देखिए एनर्जी इन्वेस्ट होती है इस फेज में। तो अब देखिए एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज यूज़ हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। So preparatory are this is also called as energy investment phase. नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी ऑकर। नॉर्मली इस प्रिपरेटरी फेज में क्या होती है, एटीपी यूज़ हो जाती है। तो इस वजह से हमने देखा कि ये यहाँ पर क्या होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी यानी यूज़ हो जाती है एटीपी की किस फेज में, प्रिपरेटरी फेज में। तब देखिए ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 एंजाइमेटिक स्टेप रिएक्शन है। तो फर्स्ट जो 5 स्टेप है ये क्या है, ये दिस इज एक्चुअली द प्रिपरेटरी फेज। So first 5 step of the glycolysis they belong to the preparatory phase. दूसरा हमारे पास जो फेस है वो ऑक्सीडेटिव फेस है। तो ऑक्सीडेटिव फेस इसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नॉर्मली हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है यानी हाइड्रोजन की रिमूवल नॉर्मली हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेस। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं पे ऑफ फेस। पे ऑफ फेस नॉर्मली ये पे ऑफ फेस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसमें क्या होती है यानी यूटिलाइजेशन यानी इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पे ऑफ फेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेस में प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 ऑकर। यहाँ पर इस ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेस में क्या होती है, एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है और हमारे पास NADPH2 जो कि कोएंजाइम है इससे फर्दर क्या बनता है, एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। नॉर्मली 1 NADPH2 इट विल प्रोड्यूस 3 एटीपी। तो क्या होता है यहाँ पर एटीपी एंड NADPH2 की प्रोडक्शन हो जाती है। अब नॉर्मली जो स्टेप 5 से लेकर यानी 6 से लेकर 10 तक जो स्टेप है यानी लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट आर एक्चुअली द ऑक्सीडेटिव फेस कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेटिव फेस आर पे ऑफ फेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेनली इस 10 स्टेप या 10 रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड है। अब देखिए हमारे पास ये जो ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप रिएक्शन है तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दे आर एक्चुअली द रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू ईच अदर्स। तो अब देखिए हमारे पास ये जो स्टेप नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड 10 है तो ये स्टेप क्या है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है। दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। अब देखिए हमारे पास जी जो ग्लाइकोलिसिस है तो इसमें एक जगह पर एक ही स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन मेनली मीन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओनली स्टेप वेयर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑकर दैट इज रिएक्शन आर स्टेप नंबर 6। द ग्लाइकोलिसिस में एक ही स्टेप है जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है यानी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। सो इट इज ओनली द वन स्टेप वेयर द ऑक्सीडेशन ऑकर। सो दिस इज द ओनली स्टेप वेयर द ऑक्सीडेशन ऑकर। अब हम ग्लाइकोलिसिस का जो ओवरऑल प्रोसेस है या 10 एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उस सारे को हम देखते हैं, फिर हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस में जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है। तो नॉर्मली ये फास्फेट ग्रुप हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि नॉर्मली एटीपी से फास्फेट को लेके इस ग्लूकोज के साथ अटैच करता है। तो हमारे पास फाइनली ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। तो अब देखिए हमारे पास भी ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है जबकि ग्लूकोज 6 फास्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है।
नॉर्मली आगे क्या होता है, आगे हमारे पास ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पर नॉर्मली जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास पासपो हेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम, जो कि नॉर्मली आइसोमराइजेशन करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तब देखिए हमारे पास ये आइसोमराइजेशन है। नॉर्मली यहाँ पर भी कार्बन का जो नंबर है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी सेम नंबर है, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, ये कंपाउंड है दोनों। तब देखिए आगे क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये क्या होता है, इसमें एक और फास्फेट की एडिशन हो जाती है जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। नॉर्मली यहाँ पर जो फास्फेट ऐड होता है तो वो फास्फेट आता है एटीपी से। तो नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, एटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है जो कि नॉर्मली बिलोंग करता है प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो नॉर्मली ये जो फास्फेट की एडिशन होती है, ये एंजाइम एक एंजाइम है हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि नॉर्मली एटीपी से फास्फेट लेके इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ अटैच होकर हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की फॉर्मेशन करता है। तब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो कि नॉर्मली 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर 2 फास्फेट एडिशन होता है। ये 1,6 रिप्रेजेंट करता है कि इस पोजीशन पर क्या है, फास्फेट की एडिशन हुई है। तब देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट क्या करता है, यहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो नॉर्मली ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये एक ऐसा किस्म का ब्रेकडाउन होता है जिसमें हमारे पास 2 कंपाउंड बनते हैं जो कि नॉर्मली 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक को देखिए हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, दूसरा हमारे पास ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट है। अब देखिए 6 कार्बन थी तो एक 3 कार्बन कंपाउंड बना जो कि नॉर्मली एक फास्फेट भी इसके साथ आया, तो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन गया। दूसरा हमारे पास ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक फास्फेट इधर आए। तो नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की, जो कि नॉर्मली एक एंजाइम करता है जो कि अल्डोलेस एंजाइम इसके फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के ब्रेकडाउन करके हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास प्रिपरेटरी फेस है तो इसमें क्या होता है, या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस है, तो यहाँ पर 4th रिएक्शन कंप्लीट हुई, जबकि 5th रिएक्शन हमारे पास ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जो कि नॉर्मली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट इसके दरमियान होती है। ये हमारे पास 5th रिएक्शन है ऑफ द प्रिपरेटरी फेस। तब देखिए ये ट्रायोस आइसोमरेज क्या करता है, ये इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन करता है। तब देखिए हमारे पास यहाँ से जब भी हम आगे स्टेप को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम एक रिएक्शन को 2 बार लिखेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हमारे पास बना है, अगर ये ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या होता है यूज़ होता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक तो ये बना है, दूसरा हमारे पास इसकी कन्वर्जन हो जाती है इस ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो 2 कंपाउंड, ये 3 कार्बन, ये 2 कंपाउंड हमारे पास बने हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा इसकी कन्वर्जन से ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे पास 2 बार हम लिखते थे। तो अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, 6 रिएक्शन जो कि नॉर्मली ऑक्सीडेशन वाला जो पेस है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट ये कन्वर्ट होता है, यानी इसमें एक और फास्फेट की एडिशन हो जाती है जो कि नॉर्मली हमारे पास एक 3 कार्बन अनदर कंपाउंड बनता है जिसमें एक फास्फेट की एडिशन हो जाती है जो कि 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट कंपाउंड है। तब देखिए यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है। तब देखिए यहाँ पर ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि नॉर्मली ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट कर देता है। तब देखिए यहाँ पर 2 NADPH2 भी बन जाती है। एक रिएक्शन में एक NADPH2 जो कि यहाँ पर ये ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये हमारे पास 2 कंपाउंड है, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके है, तो यहाँ पर 2 NADPH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास 2,1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तब देखिए आगे क्या होता है, आगे हमारे पास ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट है, ये इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जो कि फास्फोग्लाइसरेट काइनेस एंजाइम है। तो यहाँ से एक एटीपी के यानी एक फास्फेट की रिमूवल हो जाती है जो कि नॉर्मली एटीपी के सिंथेसिस में यूज़ होता है, यानी यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर फास्फोग्लाइसरेट काइनेस एंजाइम की एक्शन की वजह से 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लाइसरेट में।
आगे क्या होता है, ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम की एक्शन की वजह से ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट पर इनोलेस एंजाइम एक्ट करके इस 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे क्या होता है, आगे फास्फोइनोल पायरुवेट पर पायरुवेट काइनेस एंजाइम एक्शन करके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट बन जाते हैं, जो कि नॉर्मली द इन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस है। तो दिस इज ऑल द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now, the first step, the first reaction, that is the phosphorylation of the glucose, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन का नाम है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फास्फोराइलेशन सिंपली मतलब है यानी एडिशन ऑफ फास्फेट, यानी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होती है, फास्फेट की एडिशन हो जाती है, जो कि नॉर्मली ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारे पास फाइनली बन जाता है। तब देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज है। तो ये जो स्टेप है या ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें ग्लूकोज के साथ फास्फेट को अटैच किया जाता है। तो ये फास्फेट हमारे पास एटीपी की ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास जो ये जो एटीपी की जब ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारे पास एक एडीपी बन जाता है, दूसरा हमारे पास ये फास्फेट है। तो ये फास्फेट क्या करता है, ये फास्फेट आगे आके हमारे पास ये इस ग्लूकोज के साथ 6 नंबर कार्बन पर अटैच हो जाता है, जो कि फाइनली हमारे पास ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, जो कि नॉर्मली कैटालाइज करता है, फास्फोराइलेशन को कैटालाइज करता है। ये हमारे पास एंजाइम काइनेस एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। तब देखिए यहाँ पर काइनेस कैटालाइज द फास्फोराइलेशन, ये कौन करता है, ये हमारे पास काइनेस एंजाइम करते हैं। तो ये जब फास्फेट को एडिशन करते हैं तो इसके लिए एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, जो कि नॉर्मली इससे ये क्या करता है, फास्फेट को रिमूव करता है यानी गेन करता है और फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच करता है। तो ये काइनेस एंजाइम ये एटीपी को यूज़ करता है ताकि इससे इन फास्फेट को लेता है और ग्लूकोज के साथ अटैच करता है। तो नॉर्मली ये एंजाइम हमारे पास काइनेस एंजाइम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तब देखिए यहाँ पर काइनेस के हमारे पास 2 टाइप है, जो कि नॉर्मली डिफेंड करता है कि किस टाइप ऑफ टिश्यू में ये प्रोसेस ये रिएक्शन होता है। तब देखिए काइनेस के हमारे पास इस प्रेजेंस और डिफेंड ऑफ द टिश्यू हमारे पास काइनेस की 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेस, जो कि दूसरा हमारे पास जो काइनेस की टाइप है वो हमारे पास हेक्सोकाइनेस एंजाइम है। तब देखिए यही जो है ग्लूकोकाइनेस है ये नॉर्मली अगर ग्लाइकोलिसिस या जो ये स्टेप है ये लेवर में होता है तो यहाँ पर जो काइनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है वो हमारे पास ग्लूकोकाइनेस एंजाइम, जो कि नॉर्मली ये फंक्शन परफॉर्म करता है यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तब देखिए ये जो ग्लूकोकाइनेस है तो ये नॉर्मली इसका जो एक्टिविटी है ये डज नॉट इनहिबिटेड बाय द रिएक्शन और बाय द रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर ये जो ग्लूकोज को की कन्वर्जन होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो ग्लूकोकाइनेस जो है इसकी एक्टिविटी ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या करता है, ये डज नॉट इनहिबिटेड बाय दिस प्रोडक्ट। तो ये इसकी जो एक्टिविटी है ग्लूकोकाइनेस ये इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये इसको अफेक्ट नहीं करता है। तब देखिए हमारे पास ये जो हेक्सोकाइनेस है ये नॉर्मली हमारे पास मसल एंड फैट्स वगैरह में जबकि ये प्रोसेस होते हैं तो उधर हमारे पास जो काइनेस एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेस प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो हेक्सोकाइनेस है तो ये जब कन्वर्ट होता है, ये जब ग्लूकोज की कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, यानी जब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी ये स्लो डाउन हो जाती है। तब देखिए ये जो हेक्सोकाइनेस थे ये काइनेस की मेनली 2 टाइप थी। अब देखिए हम स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज की कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज 6 फास्फेट पर। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई ग्लूकोज के साथ फास्फेट को अटैच किया जाता है। तो नॉर्मली जब ग्लूकोज हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो ये जब इसके साथ ये फास्फेट जो कि नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, जब ग्लूकोज के साथ ये फास्फेट अटैच हो जाते हैं तो ग्लूकोज पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ये ज़्यादा हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये ग्लूकोज सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर नहीं जाता। तो इस वजह से सेल से बाहर न निकलने के लिए क्या होता है, इस ग्लूकोज के साथ फास्फेट को अटैच किया जाता है ताकि फर्दर ग्लाइकोलाइसिस हो जाए।
तब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज के साथ फास्फेट को अटैच किया जाता है और किधर पर अटैच होना है इस फास्फेट को। तब देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज जो कि नॉर्मली 6 कार्बन कंपाउंड है, जो कि जिसे हम कहते हैं हेक्सोस। तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए ग्लूकोज हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास स्ट्रेट चेन में, दूसरा हमारे पास ये रिंग बनाता है। तो स्ट्रेट पार्ट में हमारे पास जब ये ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसको हम ड्रा करते हैं। देखिए यानी जब हम ग्लूकोज को एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर को एक्वाफाई करता है। तब देखिए ये ग्लूकोज जो कि नॉर्मली हमारे पास सेल में एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से हम ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाए हैं। तब देखिए ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो अब देखिए ये 6 कार्बन हुई। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 वाला कार्बन है, यहाँ पर क्या होता है, फास्फेट की एडिशन हो जाती है। और ये फास्फेट की एडिशन नॉर्मली ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस वगैरह ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एटीपी से फास्फेट लेके ग्लूकोज के साथ अटैच करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। Now the second reaction is this reaction. This is normally called as isomerization of glucose phosphate. इससे पहले जो रिएक्शन था जो कि नॉर्मल फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज था, तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बना था। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के अब हमने आइसोमराइजेशन करनी है, यानी इसकी एक और सेम मालिक्यूल में कन्वर्जन होना है जिसका सेम मालिक्यूलर फार्मूला है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज से। तो वो नॉर्मली हमारे पास फ्रक्टोज है। तब देखिए आइसोमर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। आइसोमर कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जिसका मालिकुलर फार्मूला सेम है एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो दोनों को देखें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मालिकुलर फार्मूला को अगर हम देखें तो दोनों का मालिकुलर फार्मूला हमारे पास है C6H12 और 6, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक बिलोंग करता है अल्डोज से, दूसरा हमारे पास कीटोन है। यानी इस ग्लूकोज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन है। तब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लूकोज की आइसोमर में ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट होना है, इसके आइसोमर है जो कि नॉर्मली फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। तब देखिए द क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज से होता है कि क्यों ग्लूकोज को कन्वर्ट होना है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर इस ये जो प्रोडक्ट बनते हैं तो इस प्रोडक्ट के आगे क्लीवेज होना है। तो क्लीवेज के लिए एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमें चाहिए। तो सिमेट्री को अटेन करने के लिए, तब देखिए यहाँ पर ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये दिस इज नॉट एक्चुअली ए मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, वाइल फ्रक्टोज 6 फास्फेट दिस इज मोर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर देखिए हमें ग्लूकोज 6 फास्फेट की कन्वर्जन एक मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जो कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, तो इसकी सिमेट्री थोड़ा ग्लूकोज से ज़्यादा है। फिर आगे जाके ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट की क्या होती है, क्लीवेज होना है। तो क्लीवेज की रिजल्ट में हमें दो कंपाउंड बनने हैं। तो दो कंपाउंड जो कि मेनली कंपोज होते हैं 3 कार्बन पर। तो इस वजह से ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइज होके हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, ताकि इसकी सिमेट्री थोड़ा से ज़्यादा हो जाए, ताकि इसके फर्दर की क्लीवेज की रिजल्ट में हमारे पास टू कंपाउंड बने जो कि नॉर्मली कंपोज है 3 कार्बन पर। तब देखिए ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसके आइसोमराइजेशन फ्रक्टोज 6 फास्फेट में होती है। तो आप देखिए हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होते हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन करते हैं जिसे हम कहते हैं एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट के आइसोमराइजेशन करते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो नॉर्मली यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फास्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम, जो कि नॉर्मली आइसोमराइजेशन करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है जो कि नॉर्मली एक अल्डिहाइड है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 जो कार्बन है यहाँ पर फास्फेट अटैच है। तब देखिए ये जो रिएक्शन है, अगेन दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, वाइल द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज इरिवर्सिबल। तब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लूकोज के फ्रक्टोज में ग्लूकोज 6 फास्फेट की आइसोमराइजेशन होती है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तब देखिए फ्रक्टोज हमारे पास एक कीटोन, इट कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप, वाइल ग्लूकोज इट कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तब देखिए यहाँ पर सिंपली
यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्लूकोज 6 फास्फेट की आइसोमराइजेशन हो जाती है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। नाउ लुक एट सी द थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो कि नॉर्मली इसका नाम है फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इससे पहले आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट की हुई थी, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना था। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, जो कि नॉर्मली बना था आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट की रिजल्ट में। तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। अब इसकी क्या होना है, तो ये जो नेम है इस रिएक्शन है, ये एक्सप्लेन करता है कि फ्रक्टोज के साथ आगे क्या होने वाला है। तो अब देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट की क्या होनी है, फास्फोराइलेशन होना है। तो यही यानी फास्फोराइलेशन का मेनली मतलब है यानी एडिशन ऑफ फास्फेट, यानी फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या करना है, अगेन सेकंड फास्फेट को क्या करना है, ऐड करना है। तब देखिए यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक और फास्फेट अटैच होना है। तब देखिए यहाँ पर जो फास्फेट आता है वो एटीपी से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एडीपी एंड फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट एक एंजाइम यहाँ से लेके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ अटैच करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ये फंक्शन परफॉर्म करता है एक एंजाइम जो कि है फास्फो फ्रक्टोज काइनेस एंजाइम, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट की एडिशन करता है। यहाँ पर मेनली एटीपी की यूटिलाइजेशन हो जाती है। तब देखिए यहाँ पर जो फ्रक्टोज है 1,6 बेस फास्फेट, तो यहाँ पर हम बाई फास्फेट क्यों नहीं लिखते। तो आप देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज के साथ दो फास्फेट की एडिशन हुई है, तो यहाँ पर हम बिस की जगह डाई या बाई क्यों नहीं लिखते। तो इसका मेन रीज़न इसके दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, एक डाई फास्फेट एंड बिस फास्फेट के दरमियान। तब देखिए डाई फास्फेट हम उस वक्त लिख देते हैं जबकि फास्फेट जो है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट अटैच है। तब देखिए हमारे पास जो इसका बेस्ट एग्जांपल एडीपी है। एडीपी में जो हमारे पास राइबोज शुगर है, इसके साथ एक एडिनिन अटैच है, जबकि डाई फास्फेट यानी ये जो दो फास्फेट है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंटली अटैच है। अगर ये फास्फेट एक दोनों के साथ एडजेसेंटली अटैच है तो इसके साथ हम फिर लिखते हैं कि हमारे पास ये डाई फास्फेट है। अगर इस फास्फेट ये जो दो फास्फेट है इसकी पोजीशन अल्टर्ड है यानी चेंज है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फ्रक्टोज में 1,6 है, तो एक फास्फेट अटैच है 1 नंबर कार्बन पर, जबकि दूसरा फास्फेट अटैच है 6 नंबर कार्बन पर। तो फास्फेट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख देते हैं बिस फास्फेट एज कम्पेयर टू द डाई फास्फेट। डाई फास्फेट उस वक्त हम यूज़ करते हैं जबकि फास्फेट एक दूसरे के साथ एडजेसेंटली अटैच है। यहाँ पर देखिए बिस फास्फेट में डिफरेंट पोजीशन पर फास्फेट अटैच है, तो इस वजह से यहाँ पर हम बिस फास्फेट लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ डाईफास्फेट। तो इस स्टेप को हम एक और नाम रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट इज फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो स्पीड है, तो ये भी डिटरमाइन करता है इस फास्फोराइलेशन ऑफ द फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये थर्ड नंबर स्टेप। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। इसे एक और नाम भी देते हैं ये जो रिएक्शन थर्ड है यानी फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इट इज कॉल्ड एज कमिटेड स्टेप। अब कमिटेड स्टेप इस स्टेप को क्यों कहते हैं या इस रिएक्शन को क्यों कहते हैं, तो नॉर्मली अगर हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट एक बार बन गया, तो बनने के बाद ये कंटिन्यू करता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को, ये कंटिन्यू करता है, तो इस वजह से इसको हम कमिटेड स्टेप कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी हमने की। ये अगेन जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन कौन सा है, इरिवर्सिबल यानी एक डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमारे पास एरो इसी तरह से आता है, इसी तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि दोनों डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन होगा ये मूव करता है। लेकिन ये जो रिएक्शन थॉट्स है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। अगेन यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर एक फास्फेट की एडिशन होती है। ये फास्फेट नॉर्मली आता है एटीपी से, तो हमारे पास ये बन गया ये एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट, ये 1 and 6 पोजीशन पर फास्फेट आते हैं, तो फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट हमारे पास रिजल्ट में बन गए।
Now reaction number 4. Now this reaction, it is normally called as cleavage of fructose 1,6-bisphosphate. As the result of the phosphorylation of fructose 6-phosphate, we will finally get the fructose 1,6-bisphosphate. अब यहाँ पर देखिए जो fructose 1,6-bisphosphate है, तो ये जो रिएक्शन का जो नेम है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी क्लीवेज यानी स्प्लिटिंग होनी है। तो अब देखिए यहाँ पर fructose 1,6-bisphosphate, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जो कि मेनली अल्डोलेस एंजाइम है। तो अल्डोलेस एंजाइम क्या करता है, इस फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट की ब्रेकडाउन करती है, यानी ये नॉर्मली फ्रक्टोस हमारे पास हेक्सोजस है, यानी इट कॉन्टेन 6 कार्बन। तो ये अल्डोलेजिंग की एक्शन की वजह से ये हमारे पास 2 ट्रायोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ट्रायोस को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दूसरा हमारे पास जो ट्रायोस है वो हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। तो आप नॉर्मली देखिए ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि नॉर्मली बिलोंग करता है, इट इज़ एक्चुअली द कीटोन, कंटेन द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जबकि हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट ये अगेन क्या है, ये हमारे पास ट्रायोसिस है एंड इट कंटेन द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट के विद द एक्शन ऑफ द अल्डोलेस एंजाइम क्या हुआ, दो ट्रायोसिस हमारे पास बन गए, एक DHFE, दूसरा हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, यह हमारे पास फ्रक्टोस 1,6-बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। इसकी क्या होता है, ब्रिक स्प्लिटिंग होती है 2 ट्रायोसिस में, एक हमारे पास ये बन गया। यहाँ पर ये जो इस जगह पर क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, अल्डोलेस एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है और इसको 2 ट्रायोसिस में कन्वर्ट करता है। एक हमारे पास DHFE बन जाता है, दूसरा हमारे पास G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है। अब ये जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनता है, ये हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो दिस इज एक्चुअली द 4th स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। Now the final reaction of the preparatory phase is that is the isomerization of dihydroxyacetone phosphate। तब देखिए हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड G3PS के दरमियान आइसोमराइजेशन हो जाती है, यानी ये दोनों हमारे पास एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों हमारे पास क्या है, ट्रायोसिस है। तब देखिए ये हमारे पास DHFE डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दिस इज एक्चुअली ए 3 कार्बन कंपाउंड, कि हमारे पास जो G3P है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये हमारे पास ट्रायोसिस है विच कंटेन मेनली द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस दोनों की आइसोमराइजेशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो कि ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम, जो कि दोनों के दरमियान क्या करता है, आइसोमराइजेशन इस्टेब्लिश करता है। तब देखिए हमारे पास G3P मेनली मेटाबॉलिज्म G3P की हो जाती है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो नॉर्मली ग्लाइकोलिटिक पाथवे क्या करते हैं, ये G3P कंटिन्यू करता है, जबकि हमारे पास जो DHFE है, अगर ये भी ग्लाइकोलिसिस में क्या करता है, अगर इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल G3P में कन्वर्ट होता है। तो नॉर्मली एक हमारे पास यहाँ से जो हम सेक्स रिएक्शन, यानी जब हम ऑक्सीडेटिव फेज में चलते हैं तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होना है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फेज में हम एक ही स्टेप को 2 बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास G3P खुद बना है, दूसरा हमारे पास DHFE, अगर ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में फर्दर मेटाबोलाइज होना है तो ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है G3P में। तो एक दूसरा हमारे पास इसकी कन्वर्जन से भी एक G3P बनता है, तो हमारे पास 2 G3P बनते हैं। तो यहाँ के बाद हम जो ऑक्सीडेटिव फेस या पे ऑफ फेस हम डिस्कस करेंगे तो एक स्टेप को 2 बार लिखेंगे। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। तब देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, DHFE है, DHFE, तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, जो कि नॉर्मली ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, aldehyde ketone functional group, this is the aldehyde functional group which contain G3P। तो यहाँ पर इस किस्म की आइसोमराइजेशन इन दोनों के दरमियान इस्टेब्लिश होता है। तो नॉर्मली अगर प्रिपरेटरी फेस के या एनर्जी इन्वेस्टिंग फेस की समरी की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इस प्रिपरेटरी फेस या इन्वेस्टिंग फेस में क्या, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेस में क्या होते हैं, 2 ATP की यूटिलाइजेशन, यानी 2 ATP क्या होते हैं, इस प्रिपरेटरी फेस में यूज़ होते हैं। और ये जो 2 ATP है ये
टू डिफरेंट रिएक्शन में यूज़ होते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के जब फास्फोराइलेशन फास्फेट एडिशन यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, एटीपी, एक एटीपी यूटिलाइज होता है। दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन है वो फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, इसमें भी एक एटीपी की यूटिलाइजेशन। टू ओवरऑल प्रिपरेटरी फेज में हमारे पास 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। Now the next phase of the glycolysis, that is oxidative phase या payoff phase of the glycolysis। अब देखिए ऑक्सीडेटिव फेज का फर्स्ट रिएक्शन एंड ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस का सिक्स रिएक्शन। नॉर्मली ये रिएक्शन कहलाता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी नॉर्मली इस ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि नॉर्मली प्रिपरेटरी फेज में बन गया था, तो ये G3 इसकी क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, यानी इसमें से हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है। डिहाइड्रोजनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो नॉर्मली आप देखिए हम ये जो G3 इसके बाद हम ईच स्टेप को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 प्रोडक्ट G3 बन गई थी प्रिपरेटरी फेज की एंड में। तब देखिए हमारे पास G3, तो इससे क्या बनता है, इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है G3 डिहाइड्रोजनेस, यानी ऐसा एंजाइम जिससे जो कि मेनली G3 से हाइड्रोजन की रिमूवल करता है, यानी G3 डिहाइड्रोजनेस। तो इस पर एक्ट करने के बाद ये बनाता है 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट कंपाउंड। तब देखिए दोनों हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। तब देखिए यहाँ पर मेनली क्या होता है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है। तब देखिए इसे हम ऑक्सीडेटिव फेज या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तब देखिए नॉर्मली इस कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द ओनली स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वेयर द ऑक्सीडेशन ऑकर। तो नॉर्मली व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखिए ये जो हाइड्रोजन था ये वाला, ये रिमूवल हुआ, तो इसे डिहाइड्रोजनेशन और सिंपली यू कैन से द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन। सो बोथ ऑफ दीज दे आर एक्चुअली बिलोंग टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अब देखिए नॉर्मली ये जो G3 से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो कि ये मालिक्यूल G3 ये हमारे पास 2 मालिक्यूल थे, तो एक से एक हाइड्रोजन, दूसरे से दूसरा हाइड्रोजन। तो नॉर्मली ये जो हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो यहाँ पर NADH पॉजिटिव जो आयन है ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NADPH2, ये 2 मालिक्यूल बन जाती है NADPH2 की एज ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द G3। तो ये फर्स्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट की भी एडिशन हो जाती है, लेकिन ये ये जो फास्फेट की यहाँ पर एडिशन होती है, तो ये ATP से नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक ये जो फास्फेट है इसकी एडिशन नॉर्मली साइटोप्लाज्म से हो जाती है, नॉट फ्रॉम द ATP। तो यहाँ पर हमें 2 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमें मिलते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है वो रिप्लेस हो जाते हैं फास्फेट ग्रुप, यानी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, तो ये हाइड्रोजन की रिमूवल इसके जगह पर, रिमूवल की जगह पर हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस या एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल इज रिप्लेस बाय फास्फेट ग्रुप, यानी जहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाती है इस जगह पर फास्फेट आके अटैच हो जाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिस रिएक्शन, दैट इज फास्फेट ग्रुप, इट इज़ इनऑर्गेनिक। ये जो फास्फेट यहाँ पर अटैच होता है, ये जो फास्फेट हमने लिखा है कि यहाँ पर अटैच होता है, तो ये नॉर्मली ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है। मीन यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी लॉस नहीं होती जबकि ये अगर ये फास्फेट हमारे पास ATP से आता तो फिर ये एनर्जी ये इस रिएक्शन में लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर जो फास्फेट है ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है, मीन यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होती। सो दिस इज द दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑक्सीडेटिव फेज। Now the second reaction and seventh reaction of the glycolysis and second reaction of the oxidative phase। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ATP प्रोडक्शन फ्रॉम 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट। तो यहाँ पर इस 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट से क्या बनता है, ATP की प्रोडक्शन इस स्टेप में हो जाती है। तो किस तरह से, तो आइए देखते हैं। हमारे पास ये जो 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट है ये इससे पहली रिएक्शन में हमारे पास बना था, तो ये हमारे पास 2 मालिक्यूल थे इस कंपाउंड के। तो यहाँ पर क्या होते हैं, फास्फोग्लाइसरेट काइनेस एंजाइम इस पर एक्ट करता है।
तो इसकी एक्शन की वजह से क्या होता है, ये फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम ये क्या करता है, ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट से एक फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। जब ये हमारे पास ये जो फास्फेट ये इसकी रिमूवल हो जाती है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट से, तो ये फास्फेट एडीपी के साथ अटैच होता है और एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। तो नॉर्मली आपने देखा कि यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो आपने यहाँ पर सिंपली ऑब्जर्व किया कि ये एटीपी बन रही विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम। एट द रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरेट यानी ये जो फर्स्ट नंबर पर फास्फेट अटैच था, तो ये फास्फोग्लाइसरेट ने इसको रिमूव किया एंड दिस इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब देखिए हमारे पास दो एटीपी, एक सब्सटेंस यानी एक कंपाउंड के लिए एक एटीपी, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो कंपाउंड बने थे, तो यहाँ पर दो एटीपी की सिंथेसिस हुई। इससे पहली रिएक्शन में हमारे पास 2 NADPH2 बनी, जबकि इस रिएक्शन में हमारे पास 2 ATP बन गई। तब देखिए यहाँ पर जो एटीपी की सिंथेसिस है इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यानी यहाँ पर ये जो एटीपी की सिंथेसिस है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट एक सबस्ट्रेट से हमने एटीपी को निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड एटीपी की फॉर्मेशन हुई। तो इस डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी एटीपी की सिंथेसिस डायरेक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। आपको ग्लाइकोलिसिस में जितनी भी एटीपी की सिंथेसिस आपको मिलती है तो ये क्या है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एक हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज एक्चुअली जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में जो एटीपी बनते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास क्या है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, यानी 1 और 3 कार्बन पर फास्फेट अटैच है। तो आप देखिए यहाँ पर ये फास्फेट 1 नंबर कार्बन पर, जबकि ये फास्फेट हमारे पास 3 नंबर कार्बन पर अटैच है। तो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देखिए इस एंजाइम के फास्फोग्लाइसरेट काइनेज के एक्शन की वजह से यहाँ पर जो फास्फेट था ये रिमूव हुआ, जो कि मेनली एटीपी के सिंथेसिस में यूज़ हुआ है। तब देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया 3 फास्फोग्लाइसरेट, यहाँ पर 3rd नंबर कार्बन पर फास्फेट अटैच है। तो नॉर्मली दिस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसरेट। सो दिस इज द 7th रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। नाउ रिएक्शन नंबर 8। तो नॉर्मली इस रिएक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ फास्फेट ग्रुप। ये जो रिएक्शन नंबर 8 है इसमें नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, फास्फेट की शिफ्टिंग हो जाती है। तो इसको हम इंटरमीन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। तो अब देखिए हमारा यह एक मॉलिक्यूल हमारे पास है 3 फास्फोग्लाइसरेट, दूसरा हमारे पास है 2 फास्फोग्लाइसरेट। तो दोनों के दरमियान क्या होते हैं, एक फास्फेट की शिफ्टिंग हो जाती है। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो फास्फेट है ये 3rd नंबर कार्बन। अब स्ट्रक्चर को भी आप ज़रा गौर से देखें तो आपको ये देखता है कि फास्फेट अटैच है नॉर्मली 3rd पोजीशन पर। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3rd। तो 3rd पोजीशन पर क्या है, फास्फेट इधर अटैच है। तो 3 फास्फोग्लाइसरेट, इस पर एक एंजाइम फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम इस पर एक्ट करता है और ये जो फास्फेट 3rd नंबर कार्बन पर अटैच है इसको लेकर आता है कार्बन नंबर 2nd पर। तो हमारे पास 2 फास्फोग्लाइसरेट प्रोडक्ट बनता है। दिस इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो स्टेप नंबर 8 में नॉर्मली शिफ्टिंग हो जाती है 2 मॉलिक्यूल के दरमियान फॉस्फेट ग्रुप की। नाउ रिएक्शन नंबर 9। दिस रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ द 2 फास्फोग्लाइसरेट। नॉर्मली इस रिएक्शन में जो हमारे पास इससे पहली जो रिएक्शन था उसमें 2 फास्फोग्लाइसरेट बने थे। तो 2 फास्फोग्लाइसरेट से अब क्या होना है, इसमें डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर आपने करनी है। यानी नॉर्मली हमारे पास जो 2 फास्फोग्लाइसरेट है इस पर एक एंजाइम इनोलेस एंजाइम एक्ट करता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस 2 फास्फोग्लाइसरेट से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल करता है और हमारे पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनाता है या मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। नाउ दिस इनोलेस एंजाइम इट विल रिक्वायर्ड एन मेटल एक्टिवेटेड दैट इज मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन। तो इसकी एक्टिविटी के लिए ये मैग्नीशियम आयन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मेनली क्या करता है, इनोलेस एंजाइम यहाँ से 2 फास्फोग्लाइसरेट से वाटर की रिमूवल करता है और हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो फास्फेट सेम पोजीशन पर सिंपली क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन हो जाती है
डबल बॉन्ड इन यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है, लेकिन इन कहते हैं इन हमारे पास डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पर। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से एंड एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होते हैं रिमूव होते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली वाटर मालिक्यूल की क्या होती है H2O बनता है, जो कि नॉर्मली रिलीज करता है इनोलेस एंजाइम। इस रिएक्शन की रिजल्ट में वाटर की रिमूवल हो जाती है और डबल बॉन्ड फास्फोइनोल पायरुवेट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तब देखिए ये रिएक्शन लेबॉर्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देखिए हमारे पास अगर ब्लड में आपने ग्लूकोज की एस्टिमेशन करनी है तो लेबॉर्ट्री में हम क्या कहते हैं, अगर ग्लूकोज की एस्टिमेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये जो इनुलेस एंजाइम का इनहिबिटर हमारे पास फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड क्या है, नॉर्मली इट इज़ द इनहिबिटर ऑफ इनुलेस एंजाइम। तो हम ब्लड में क्या करते हैं, फ्लोराइड को ऐड करते हैं, जो कि नॉर्मली क्या करता है, यह आके हमारे पास ये जो मैग्नीशियम आयन है इसके साथ कंबाइन होता है और फास्फेट के साथ कंबाइन होता है, जो कि नॉर्मली क्या करता है, इसके एक इनुलेस एंजाइम का एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, यानी नॉर्मली ये इनुलेस फिर 2-फास्फोग्लाइसरेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट करता है। तो नॉर्मली इट विल काज इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लाइकोलिसिस की क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाते हैं, तो हम करेक्टली ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन लगाते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है। तो नॉर्मली हम इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का एस्टिमेशन लगाते हैं। Now the last step of the glycolysis, that is reaction number 10। तो इस रिएक्शन में नॉर्मली क्या होते हैं, ATP प्रोडक्शन फ्रॉम फास्फोइनोल पायरुवेट, यानी फास्फोइनोल पायरुवेट से एक फास्फेट की रिमूवल हो जाती है, जो कि नॉर्मली सबब बनता है ATP की प्रोडक्शन के लिए। तो आप देखिए हमारे पास ये फास्फोइनोल पायरुवेट की 2 मॉलिक्यूल है। तो इस पर पायरुवेट काइनेस एक एंजाइम है जो फास्फोइनोल पायरुवेट पर एक्ट करता है। तो इसकी एक्शन की वजह से क्या होता है, ये फास्फोइनोल पायरुवेट से, जो कि नॉर्मली 2 नंबर कार्बन पर जो फास्फेट अटैच है, स्ट्रक्चर को आप देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर कार्बन पर जो फास्फेट अटैच है, पायरुवेट काइनेस की एक्शन की वजह से ये जो फास्फेट है ये रिमूव करता है। जब ये फास्फेट रिमूव होता है तो यहाँ पर हमारे पास एडीपी हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, एडीपी। तो ये एडीपी इस फास्फेट को क्या करता है, लेता है और कन्वर्ट होता है, हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, यानी एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो अगेन आप देखिए डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हमने क्या किया, फास्फेट को रिमूव किया, और जो कि इसकी रिमूवल के बाद क्या हुआ, एडीपी ने के साथ अटैच किया और एटीपी की सिंथेसिस हुई। तो अगेन दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो एट द रिजल्ट हमारे पास पायरुवेट काइनेस के एक्टिविटी की रिजल्ट में क्या बनता है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द पायरुवेट। बट दिस प्रोडक्ट इट इज एक्चुअली द एरोबिक प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब होता है तो इन प्रोडक्ट हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट बनते हैं। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए अगर हमारे पास पायरुवेट काइनेस जो एंजाइम है, अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस पायरुवेट काइनेस डिफिशियंसी। तब देखिए अगर डिफिशियंसी ऑफ पायरुवेट काइनेस कॉज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। तब देखिए अगर पायरुवेट काइनेस एंजाइम अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो ग्लाइकोलिसिस से एटीपी की जो सिंथेसिस प्रोडक्शन है ये क्या होती है, कम हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 एटीपी ये कम यानी 2 एटीपी ये कम बनना शुरू हो जाती है ग्लाइकोलिसिस से। तो क्या होता है, तो ये पायरुवेट काइनेस की डिफिशियंसी ये नॉर्मली हमारे पास आरबीसी में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो उधर क्या होता है, अगर एटीपी की क्या होती है, यानी पायरुवेट काइनेस की डिफिशियंसी आ जाए तो आरबीसी में क्या होते हैं, वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, ताकि पोटाशियम पंप चुके हैं उसके लिए क्या होते हैं, एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर पायरुवेट की काइनेस की डिफिशियंसी आ जाए तो ये क्या करता है, सोडियम पंप जो है ये एक्टिवली काम नहीं कर सकता, क्योंकि एटीपी की क्या होती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, आरबीसी को अगर देखें तो इसके अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन नहीं रह सकता, क्योंकि एटीपी कम प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द आरबीसी। तब देखिए यहाँ पर इस सेल की क्या होती है, लाइसिस हो जाती है, यानी ये सेल स्प्लिट हो जाता है, जिससे हमारे पास फाइनली एक डिजीज़ मिलने को मिलता है। यहाँ देखिए हेमोलाइटिक एनीमिया, इस किस्म का कंडीशन हमें मिलने को आरबीसी में ये कंडीशन हमें मिलता है, क्योंकि मेनली पायरुवेट काइनेस की डिफिशियंसी से हमें मिलता है। तो दिस इज ऑल द 10th एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस।
हम देखते हैं कि हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। अब हम एनर्जेटिक ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करते हैं। सो एटीपी प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोलिसिस। तो नॉर्मली हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की थ्रू ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 4 एटीपी की फॉर्मेशन हुई। एक हमारे पास स्टेप नंबर 6 में, दूसरा हमारे पास स्टेप नंबर 10 में। 2 एटीपी हमारे पास 6 स्टेप में बन गई, 2 एटीपी हमारे पास 10th नंबर रिएक्शन में हमारे पास 2 एटीपी बने। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू ये 4 एटीपी की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 6 में हमारे पास NADPH2 की भी 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो ये NADPH2 ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी फिर इससे क्या होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस किस्म की एटीपी सिंथेसिस को फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो NADPH2 के थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फिर इससे एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। अगर हम 1 NADPH2 की बात करें तो 1 NADPH2 हमें देती है 2.5 एटीपी। ये एक 1 NADPH2 हमें इतनी एटीपी 2.5 एटीपी देते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 NADPH2 बने हैं। तो 2 NADPH2 थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमें 5 एटीपी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम देखें through oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation, and both these type of phosphorylation we will finally get total 9 ATP। and anaerobic glycolysis में क्या होते हैं, पाइप थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन 4 ATP थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो टोटल हमारे पास 9 ATP ऑक्सीडेटिव यानी पे और पेस में हमारे पास इतनी ATP की सिंथेसिस होती है। तो अब देखिए 2 ATP हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में यूज़ होते हैं। अगर 9 से हम 2 को माइनस करें तो टोटल ATP हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बनती है 7 ATP। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस ग्लाइकोलिसिस, you can ask in the comment section. Thank you so much.